हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजिक्स। तो हम आज यहाँ पे पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। ओके, तो हम 12th का 4th नंबर चैप्टर का जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो स्टार्ट किए थे हम लोग। उसमें हम लोग पढ़े थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड पॉपुलेशन, उसका स्टेबलाइजेशन प्रोसेस पढ़े थे, दैट इज कंट्रासेप्टिव मेथड। ये तीनों हम ख़त्म कर चुके हैं। इसका जो वीडियो है वो यूट्यूब में है, यू कैन सी। ओके, आज करेंगे MTP, ART एंड STI और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और इन्फेक्शन। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, सो टुडे विल डिस्कस अबाउट MTP. Okay, what is the meaning of MTP? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो मेडिकली हम क्या करेंगे, जो प्रेगनेंसी है उसको रोकेंगे। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? स्टॉप। ओके, टर्मिनेट का मतलब होता है बच्चों स्टॉप। हम आज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को स्टॉप करेंगे। ओके, तो इसको हम अदरवाइज क्या बोलते हैं? हम इसको एवर्सन बोलते हैं। तुम लोग जानते हो एवर्सन क्या होता है? ओके, ये एवर्सन कब करते हैं बच्चों? एवर्सन मान लो हम अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गया, जैसे कि कोई रेप केसेस या दो कपल हैं जो जिन इन दोनों के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ बट दे डू नॉट वांट बेबीज। अगर प्रेग्नेंट हो गई है वो फीमेल तो वहाँ से हम एबॉर्शन करते हैं। ओके, सो इसका डेफिनेशन थोड़ा देख लेते हैं। इट इज द इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड MTP और इंड्यूस एबॉर्शन। तो जो हमारा कंप्लीट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने से पहले हम क्या करते हैं, कंप्लीट एम्ब्रियो का जो हमारा 9 मंथ का प्रेगनेंसी होता है, 9th मंथ के पहले हमको जो ह्यूमन एम्ब्रियो होता है, जो फीटस होता है, जो बेबी होता है, उसको मार देना, उसका प्रेगनेंसी स्टॉप कर देना, उसको हम बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, दुनिया में इन द होल वर्ल्ड देयर आर 40 to 50 million MTP per years in all over the world, which is 1/5 or 20% of the total number of pregnancy in a year। तो बोल रहा है कि दुनिया में, वर्ल्ड में, ओके, वर्ल्ड में एक साल में 40 से 50, दुनिया में 40 से 50 मिलियन, ओके, 40 से 50 मिलियन एवर्सन और MTP होता है इन द होल वर्ल्ड, जो कि दुनिया में जितना भी प्रेगनेंसी होता है उसका 20% है। मान लो 100 अगर दिन में एक साल में होता है तो उसका 20 नंबर्स ऑफ प्रेगनेंसी इज गेटिंग एबॉर्टेड। ओके, क्या हो रहा है? दुनिया में जितना भी प्रेगनेंसी है उसका 1/5 जो है प्रेगनेंसी को हम क्या कर दे रहे हैं यहाँ पे? MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किया जा रहा है। देखो, यू कैन सी हियर ए ब्यूटीफुल डायग्राम। वी हैव फीटस। ओके, फीटस को क्या कर रहे हैं हम? सीजर वगैरह, जो नीडल वगैरह है, इससे सर्जरी करके निकाल दे रहे हैं। दिस इज MTP। ओके, MTP, whether to accept or legalize MTP or not is being debated upon make many countries due to emotional, ethical, religious और social use। तो MTP में बहुत सारे लोगों का बहुत सारे बातें हैं, जैसे कि कुछ कुछ कंट्री ऐसे हैं, जैसे कि हमारा इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा है। क्या होता है, जब मान लो कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स के वजह से अगर कोई कपल प्रेग्नेंट हो जाता है, मान लो वो मतलब मैरिड नहीं है, ओके, मैरिड नहीं है, तो वो जो बेबी है वो अनवांटेड है, मतलब बेबी, वो लड़की जो है बेबी को नहीं चाहती है, तो उसी टाइम क्या कर चाहती है वो, कि वो एबॉर्शन करना चाहती है। लेकिन ये लीगल है कि इलीगल है? इसको जो गवर्नमेंट है इसको लीगलाइज करना चाहता है कि नहीं चाहता है? ये हमारे यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है लीगलाइज करने के लिए, क्योंकि हमारा जो इंडियन है क्या सोचते हैं कि अगर हम एक फीटस को मारते हैं, कि सोचते हैं कि एक बच्चा को मार रहे हैं, ठीक है, एक बच्चा को मार रहे हैं, बट जबकि वो अनवांटेड है। ओके,
जबकि उसका जो पेरेंट्स है वो नहीं चाहते हैं उसको रखना, लेकिन फिर भी इसको हम क्या बोलते हैं, इमोशनली एथिकली इसको हम मतलब सप्रेस कर दिया जाता है। ओके, मान लो ये तो हो गया कि मतलब नॉर्मल वीमेन है, नॉर्मल एक लड़की है जो कि शादी नहीं की है इसीलिए नहीं चाहती। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक पेरेंट्स होगा, एक जो मदर है वो सीवियर कंडीशन में आ जाती है अगर बेबी के वजह से, उस टाइम में वो अगर चाहेगी एबॉर्शन करना वो कर सकती है। लेकिन फिर भी हम सोचे कि मदर मर जाए लेकिन बच्चा ना मरे, इसी टाइप का कंडीशन आ जाता है। लेकिन इसी को मतलब ये बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे इंडिया में, ओके, और भी बहुत सारे कंट्रीज में है। तो इसको लीगलाइज और इलीगल करने के लिए इमोशनल, इथिकल और रिलीजियस एंड सोशल इश्यूज वगैरह है वहाँ पे। ओके, बट एमटीपी वाज legalized by गवर्नमेंट इन द ईयर 1971। 1971 में इंडिया में एमटीपी जो है लीगलाइज हो गया था। ओके, नाउ एमटीपी क्यों करें, वाई एमटीपी? ओके, वाई एमटीपी? पहला बात है टू गेट रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी ज़रूरत नहीं है उसी के लिए हम एमटीपी करेंगे। जैसे कि ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, अभी अभी मैंने बताया, देखो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स का मतलब क्या है, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है तब क्या होता है, अगर फीमेल कंडोम यूज नहीं की है या तुम्हारा जो मेल है मेल कंडोम यूज नहीं किया है, तो क्या होता है उनमें जो स्पर्म एंड ओवम के बीच में मीटिंग हो जाता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जो कि अनवांटेड है, मतलब नहीं चाहते हैं वो लोग उसी टाइम में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनवांटेड प्रेगनेंसी। देन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कैरियर बनाने के लिए अपना जो प्रेगनेंसी को रोक देते हैं, तो वो भी एक हो गया। देन फेल्यूर ऑफ कंट्रासेप्टिव यूज ड्यूरिंग, और मान लो कंडम यूज भी कर रहे हैं लेकिन वो जो कंडम मान लो टीयर हो गया, फट गया और उसके थ्रू से स्पर्म जाकर ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन कर दिया, तो वहाँ पे भी एक फीटस बन जाएगा। तो ये जो है हम नहीं चाहते हैं, फिर भी एम्ब्रियो जो डेवलप्ड हो गया है, तो इसको हम नहीं चाहते उस बेबी को, तो इसको बोलेंगे हम अनवांटेड प्रेगनेंसी, तो इसको रोकना चाहते हैं, इसीलिए हम करते हैं एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, कोई रेप हो गया, रेप के कारण भी अगर जो विक्टिम है, जो लड़की है, रेप जिसको हुआ है, तो वो भी तो बच्चा नहीं चाहेगी ना, तो उसी टाइम में भी अबॉर्शन करना चाहती है। ओके, सेकेंड रीजन क्या है, कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी व्हिच में हार्मफुल टू मदर एंड फिटस। और कभी कभी क्या होता है, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि कंटिन्यूसली दे डू द सेक्सुअल इंटरकोर्स, जिसके वजह से क्या होता है, जो मदर होती है कंटिन्यूसली प्रेग्नेंट होती रहती है। कंटिन्यूसली अगर प्रेग्नेंट होती रहेगी तो बच्चा अगर पैदा करते रहेगी तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है उसका इम्यूनिटी के ऊपर, और जिसके वजह से ये जो प्रेगनेंसी होता है कंटिन्यू 3, 4, 5, 6, 7, 10 जो तुम्हारा प्रेगनेंसी होता है, ये हार्मफुल हो जाता है मदर के लिए, ठीक उसी तरह फीटस के लिए भी हार्मफुल हो जाता है। तो इसी के लिए भी लोग एबॉर्शन करना चाहते हैं, एमटीपी करना चाहते हैं। नाउ एमटीपी इट इज कंसिडर सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दैट इज 12 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। देखो, अगर कोई एबॉर्शन या एमटीपी कराना चाहता है तो कब कराना चाहिए उसको, जब हमारा फर्टिलाइजेशन हुआ या जब तुम्हारा सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ उसके बाद 12 ईयर्स पहले, 12 वीक्स, पहला 3 मंथ जो इसको सेफ माना जाता है, इसको सेफ माना जाता है। इसी टाइम में अगर हम एमटीपी करेंगे, एबॉर्शन करेंगे, तो इसको हम सेफ मानते हैं। ओके, एमटीपी इज मच मोर रिस्की इन सेकेंड ट्राइमेस्टर। अगर 3 महीने के बाद करते हैं, ओके, 12 वीक के बाद करते हैं तो रिस्की है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ओके, क्वेश्चन आ सकता है नीट में, परफॉर्मिंग एमटीपी इलीगली बाय अनक्वालिफाइड क्वैक्स इज अनसेफ बट कुड बी फैटल टू। ये बात क्या बोल रहा है, अगर एमटीपी अगर कोई आप कर रहे हो तो एक अच्छा सा क्वैक्स, मतलब एक प्रैक्टिशनर, एक डॉक्टर होना चाहिए, नहीं कि ऐसा नहीं कि कोई अनक्वालिफाइड है जो कि इसके बारे में मतलब सर्टिफाइड नहीं है और उसी के पास जाकर तुम लोग अगर एमटीपी कराते हो तो ये बहुत ही अनसेफ है एंड फैटल टू, फैटल मतलब जानलेवा हो सकता है। ओके,
Another dangerous trend is the misuse the amniocentesis to determine the sex of the unborn child. एक और एक इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे जो हम लोग नहीं समझते हैं। देखो क्या करते हैं हम, एमनियोसेंटेसिस करते हैं। एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है, जनरली हमारा जो बेबी होता है, बच्चा होता है, उस बच्चे का हमको सेक्स पता चल जाता है, वो मेल है या फीमेल है पता चल जाता है। तो वहाँ पे अगर हम एवर्सन करते हैं, ओनली फीमेल के केस में कर लेते हैं। जब फीमेल अगर सेक्स पता चल गया कि जो बेबी है फीमेल होने वाला है, तो हम क्या करते हैं, वो फीमेल है बोल के फीमेल फॉर्टिसाइड और एवर्सन कर देते हैं, जो कि अच्छा नहीं है, बहुत ही हार्मफुल है। क्योंकि देखो हमारा जो एवर्सन फीमेल फॉर्टिसाइड के वजह से यहाँ पे जो मेल एंड फीमेल रेशियो कम, मतलब वास्ट डिफरेंस हो गया है बच्चों। ओके, सो यू हैव टू अर्न द नॉलेज अबाउट दिस एंड मेक अवेयरनेस थ्रू आउट योर सोसाइटी। ओके, नाउ तो मान लो हमारा एमटीपी कर दे। ओके, तो ये तो एमटीपी इसीलिए कराते हैं कि जो लोग बच्चा नहीं करना चाहते, दे कैन प्रोड्यूस बेबी बट दे डू नॉट वांट टू हैव ए बेबी, बच्चा पैदा कर सकते हैं लेकिन बच्चा नहीं रखना चाहते हैं, उन्हीं के केस में हम क्या करते हैं, एवर्सन और एमटीपी करते हैं। बट वन मोर थिंग, क्या होता है, कभी कभी कुछ दुखी पेरेंट्स होते हैं जो कि बेबी पैदा करना चाहते हैं, दे वांट टू हैव ए बेबी बट दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस ए बेबी। बट वो लोग क्या करते हैं, चाहते हैं बेबी बट बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? एक ही कारण है इसका, मेन इंपॉर्टेंट जो है, दैट इज इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब क्या है, इनएबिलिटी टू कंसीव इवन आफ्टर सेक्सुअल कोहिबिटेशन अप 2 years। तो अब देखो ये मैंने जो सेंटेंस लिखा है इसमें बहुत सारे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। देखो हम किसी को किसी पेरेंट्स को या किसी लड़का या लड़की को कब बोलेंगे कि वो दोनों इनफर्टाइल है, कब बोलेंगे ऐसा कि दोनों इनफर्टाइल है? क्या 1 महीने साथ में रहेंगे, सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे, अगर बेबी पैदा नहीं हुआ तो इनफर्टाइल बोलेंगे? ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है, 1 महीने रहेंगे, सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे, लेकिन ओवम सही टाइम में नहीं प्रोड्यूस हो रहा होगा या स्पर्म सही टाइम से इंजेक्ट नहीं हो रहा होगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। तो हम मिनिमम 2 years लेते हैं। अगर 2 साल तक वो लोग रहते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं रेगुलरली, बट स्टिल दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस ए बेबी, तो उनको हम बोलेंगे इनफर्टाइल। समझ में आ गया? ओके, सो इनफर्टिलिटी ड्यू टू मेल और फीमेल। फीमेल भी यहाँ पे तुम्हारा मेल भी अनफर्टाइल हो सकता है, इनफर्टाइल हो सकता है, और फीमेल भी इनफर्टाइल हो सकता है, और दोनों के दोनों भी इनफर्टाइल हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों इनफर्टाइल है बट दे वांट टू हैव अ बेबी, तो इसमें हम हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। ओके, तो पहले इनफर्टिलिटी क्या है पढ़ लेते हैं। इनफर्टाइल मेल किसको बोलेंगे और कब होता है इनफर्टाइल मेल? ड्यू टू मेच्योर एज। ड्यू टू मेच्योर एज मतलब किसी लड़के का या किसी मैन का अगर एज ज़्यादा हो गया है, हद से ज़्यादा होगा, जिसके वजह से उसका स्पर्म काउंट नहीं हो पा रहा है, मतलब स्पर्म प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, ये भी एक कारण होगा। देखो कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा एज होने से एजोस्पर्मिया होता है, एजोस्पर्मिया होता है, जिसको हम बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होता, स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होता है। और एक चीज़ होता है ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब क्या है, लेस स्पर्म। ओके, अब देखो एजोस्पर्मिया का मतलब हो गया तो स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होना, ओलिगोस्पर्मिया का मतलब लेस स्पर्म प्रोडक्शन होना। देखो बच्चे, तुम लोगों को पता है, एक बार में जब एडल्ट हेल्दी ह्यूमन सेक्सुअल इजैकुलेशन करता है तो कितने अमाउंट में स्पर्म रिलीज होता है? स्पर्म 200 to 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होता है इन वन इजैकुलेशन। तो इतना स्पर्म रिलीज होने के बाद तुम्हारा ओवम के पास पहुंचता है ओनली अबाउट 200 स्पर्म, उनमें से एक ही पेनिट्रेट कर पाता है ओवम के साथ। बट यहाँ पे अगर लेस स्पर्म प्रोड्यूस होगा, इतना देखो 200 to 3 मिलियन में तुम्हारा 200 पहुंचता है, अगर उससे भी कम बहुत लेस स्पर्म अगर प्रोड्यूस होगा तो कैसे तुम्हारा स्पर्म जाकर ओवम के साथ फर्टिलाइज कर पाएगा? ये पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर ज़्यादा एज हो जाता है तो वहाँ पे आइदर स्पर्म प्रोड्यूस नहीं होता या कम स्पर्म प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे 2 वर्ड का ध्यान रखना होगा, एजोस्पर्मिया मतलब स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होना, ओलिगोस्पर्मिया का मतलब होता है कम स्पर्म प्रोडक्शन होना।
ओके। नाउ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ऑफ पीनस, देखो क्या होता है, वेजाइने के अंदर स्पर्म को एंट्री कराने के लिए पीनस का जो है इरेक्टाइल होना जरूरी है। अगर मान लो ये पीनस है, ओके, अगर पीनस अगर इरेक्टाइल ऐसे स्ट्रेट ना होकर ऐसे इरेक्टाइल नहीं हो पा रहा है, ऐसे कर्ल हो जा रहा है, बेंड हो जा रहा है, तो क्या होता है, जो स्पर्म है वेजाइना के अंदर अच्छे से इंजेक्ट कर नहीं पाता, जिसके वजह से तुम्हारा जो स्पर्म है ओवम के पास पहुंच नहीं पाता, जिसके द्वारा फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में क्या हो रहा है, पेनिस इज नॉट गेटिंग इरेक्ट और स्ट्रेट एंड अनएबल टू इंजेक्ट स्पर्म इनटू द वेजाइना। अगर स्पर्म को वेजाइना के अंदर इंजेक्ट नहीं कर पाएगा तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। सो दिस इज अनदर वन रीजन फॉर द इनफर्टाइल मेल। ओके, नाउ लुक इनटू द इनफर्टाइल फीमेल। ओके, इनफर्टाइल फीमेल क्या होता है। ओके, इनफर्टाइल फीमेल में हम लोग जब देखते हैं, इनफर्टाइल फीमेल कब होता है, ये भी तुम्हारा मैच्योर एज, मतलब एज जब ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा होता है, तभी ओवम प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है। तो ऐसा हो सकता है ओवम मे नॉट प्रोड्यूस ड्यू टू पीसीओएस। क्या है, ड्यू टू पीसीओएस, दैट इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। देखो ओवम प्रोड्यूस नहीं होता है ज़्यादा एज होने की वजह से, वो क्यों होता है, पीसीओएस। पीसीओएस का मतलब क्या है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसका मतलब है ओवेरी के अंदर जो सिस्ट बन जाता है, जो हमारा फॉलिकल होते हैं वो सिस्ट बन जाता है। पीसीओएस क्यों क्यों हो सकता है, पीसीओएस इज ड्यू टू पीआईडी, दैट इज पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। ओके, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज के लिए हो सकता है पीसीओएस, दैट इज पीआईडी क्या है, एंड इन्फेक्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कुछ इन्फेक्शन होने के वजह से पीसीओएस हो सकता है। और क्या हो सकता है, स्कार्स ऑन फैलोपियन ट्यूब, इसके वजह से भी हो सकता है। अब मैं तुम लोग को पीसीओएस क्या है और तुम्हारा स्कार्स ऑन फैलोपियन ट्यूब क्या है बताता हूँ। ओके, नाउ मान लो ये हमारा एक साइड का मैं बना रहा हूँ, देखो ये हमारा फैलोपियन ट्यूब है, ये हमारा यूटेरस है, ये ओवेरी है, दिस इज ओवेरी। ओके, ओवेरी के अंदर कुछ फॉलिकल होते हैं बच्चों, ओवेरी के अंदर कुछ फॉलिकल होते हैं, जानते हैं प्राइमरी फॉलिकल बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, टर्शियरी बनता है, फिर मैच्योर होकर ग्राफियन फॉलिकल से बस्ट होकर तुम्हारा ओव्यूलेशन होता है। तो कुछ अगर यहाँ पे पीसीओएस हो रहा है जो कि तुम्हारा पीआईडी के वजह से होता है, पीआईडी क्या है, कोई भी इन्फेक्शन इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मान लो हमारा ये फीमेल का जो यूट्रस है यहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो गया है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो क्या होगा, यहाँ पे ओवुलेशन नहीं होगा। ओवुलेशन अगर नहीं होगा तो ओवम प्रोड्यूस नहीं होगा। ओवम अगर प्रोड्यूस नहीं होगा तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल वगैरह है ऐसे ही रह जाएगा, तो ये फॉलिकल बिकम सिस्ट, फॉलिकल बिकम सिस्ट, और ये जब ये सिस्ट बन जाएगा तो बहुत सारे सिस्ट बनेगा, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, पॉलीसिस्टिक। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉलीसिस्टिक, वी कॉल देम पॉलीसिस्टिक। ओके, सो नाउ स्कैर्स ऑन फैलोपियन ट्यूब। मान लो ये हमारा यूटेरस है, यूटेरस का ये फैलोपियन ट्यूब है यहाँ पे। ओके, ये हमारा यूटेरस हो गया। मान लो यहाँ पे ओवरी है, ओवरी से ओवम फॉर्म हुआ और यहाँ पे कुछ स्कैर्स, यहाँ पे कोई इंजरी के वजह से ओवम तो यहाँ पे आता है लेकिन यहाँ पे आ नहीं पाता, मूव नहीं कर पाता है। ओके, यहाँ से तुम्हारा ये जो हमारा इस रीजन से ऐसे ओवम मूव नहीं कर पाता है, मूव नहीं कर पाएगा तो कैसे फर्टिलाइजेशन करेगा। तो जो अगर फैलोपियन ट्यूब में कोई स्कैर या इंजरी हुआ तो वहाँ उसकी तरफ से ओवम ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पाता, इसीलिए हमारा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होना डिफिकल्ट हो जाता है। अगर मूव नहीं कर पाएगा तो हमारा स्पर्म आकर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। ओके, नाउ
इसी को जो इनफर्टिलिटी होने के बाद भी हमारा जो डॉक्टर्स हैं, हम लोग जो डॉक्टर्स हैं क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इनफर्टाइल पेरेंट्स को बेबी देने के लिए कोशिश करते हैं। उसका एक टेक्नोलॉजी है, दैट इज आर्ट, ART, ओके, आर्ट, दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के थ्रू से हम उनको फर्टाइल, या फर्टाइल तो नहीं बना सकते, उनको हेल्प करते हैं बेबी देने के लिए। ओके, क्या क्या है टेक्नोलॉजी देखते हैं। एक है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी बोलते हैं। ओके, अनदर वन इज योर एम्ब्रियो ट्रांसफर, दैट इज ET मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफर। एक एक करके पढ़ेंगे बच्चों। एक है ZIFT, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। IUI, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। GIFT, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ओके, तो फर्स्ट देखेंगे हम लोग IVF में क्या होता है, दो पेरेंट्स के हाथ है, दोनों को दोनों मतलब फर्टाइल नहीं है, वो दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल इंटरकोर्स तो करते हैं लेकिन बेबी पैदा नहीं कर पाते, उन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो क्या करेंगे हम, पहले जो फीमेल है, पहला स्टेप देखो यहाँ पे, ओवेरियन स्टिमुलेशन हार्मोन थेरेपी। क्या करेंगे हम, फीमेल को एक हार्मोन देंगे फीमेल ओवारी में, तो ओवेरी क्या करेगा, एक एग प्रोड्यूस करेगा। देखो यहाँ पे हार्मोन देने के बाद फीमेल जो है एग प्रोड्यूस करेगा। एग प्रोड्यूस करने के बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप, एग को सेपरेट करेंगे, एग को पिकअप करेंगे। देन थर्ड स्टेप क्या करेंगे, स्पर्म भी ऐसे मेल से तुम्हारा स्पर्म भी लाएंगे। ओके, देन यहाँ पे एग लाए, यहाँ पे स्पर्म लाए, दोनों को मिक्स कर दिए। यहाँ पे देख, यू कैन सी हियर। तो 4 नंबर स्टेप क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। ओके, एम्ब्रियोनिक जब डेवलपमेंट हो रहा है, उस एम्ब्रियो को लेकर हम क्या करेंगे, यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हो गया। ट्रांसफर करने के बाद देखो, हम इन विट्रो क्यों बोल रहे हैं, इन विट्रो इसीलिए बोल रहे हैं, इन विट्रो का मतलब होता है लैब के अंदर फर्टिलाइजेशन कराना। तो ये जितना भी सारे चीज़ें हुआ ये लैब में होगा। देखो, पहले तो हम एग लेंगे हमारा मदर से एग लेने के बाद स्पर्म लाएंगे फादर से, दोनों का एग एंड स्पर्म को फर्टिलाइजेशन कराएंगे। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो होगा वो लैब में होगा, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है। एम्ब्रियो जब डेवलप हो रहा है, उसी एम्ब्रियो को क्या करें हम, यूट्रस में एंटर करा दे रहे हैं। तो ये हो गया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ओके, फिर वहाँ पे अंदर में तुम्हारा जायगोट डेवलप, तुम्हारा एम्ब्रियो डेवलप्ड होके फीटस बनेगा एंड देन नया बेबी बनेगा। ओके, नाउ कम टू द एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर भी वही है, तुम्हारा IVF का एक पार्ट है। ओके, एम्ब्रियो ट्रांसफर refers to a step in the process of assisted reproduction in which embryo are placed into the uterus of female which with the intent to establish a pregnancy। हम क्या करते हैं, एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर देते हैं फीमेल यूट्रस में फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के लिए हम क्या करते हैं, हमारे यूट्रस ऑफ द फीमेल में एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। ओके, नाउ जिप्ट, एम्ब्रियो जो एम्ब्रियो ट्रांसफर पढ़े थे उसका एक पार्ट है जिप्ट। ओके, जिप्ट में क्या है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ओके, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर इज एन इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट यूज्ड व्हेन ए ब्लॉकेज इन द फेलोपियन ट्यूब प्रिवेंट द नॉर्मल बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू एग। ओके, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, अगर मान लो यहाँ पे हमारा एग प्रोड्यूस हो गया है। ओके, एग, लेकिन यहाँ पे ये जो हमारा फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब में कोई स्कार हो गया या कोई कुछ प्रॉब्लम हो गया है, जिसकी वजह से ओवम जो यहाँ पे इधर नहीं आ पा रहा है, और इसी के वजह से हमारा जो स्पर्म जा रहा है यहाँ पे इन दोनों के बीच में मिक्स नहीं हो पा रहा है। तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। तो क्या करते हैं, इसी टाइम में हम जो ओवेरी है, ओवेरी से एग निकाल लेते हैं। निकालने के बाद
स्पर्म इसमें डालकर इन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन कर देंगे। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जायगोट बनेगा। जायगोट को क्या करेंगे, एक सिरिंज लेंगे, सिरिंज के अंदर जायगोट को रखेंगे और उसी जायगोट को लेकर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जहां पे ओवम, जहां पे हमारा इस एम्पुला रीजन है वहीं पे छोड़ देंगे। जहां पे तुम्हारा जायगोट फॉर्मेशन होता है वहीं पे छोड़ देंगे। जायगोट फॉर्मेशन होने के बाद ये आएगा और तुम्हारा यहाँ पे इम्प्लांट हो जाएगा और ये तुम्हारा फिर से फिटस बनेगा और तुम्हारा नया एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होकर नया बेबी बनेगा। बट इम्पोर्टेंट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड इज, ये प्रोसेस जो हमारा सेल का जो जायगोट जब डिवाइड होता है, डिवाइड होते होते 8 सेल से पहले, 8 सेल से पहले जो हमारा जायगोट का स्टेजेस होता है, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, तो बिफोर 8 सेल स्टेज में हमको इसको इम्प्लांट करना है इन द रीजन वेयर जायगोट इज फॉर्म। तो इसलिए जायगोट को हम इसमें इंट्राफैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलेंगे जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ओके, नाउ अनदर वन इज IUT, दैट इज इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर, मतलब यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो कैसे, देखो पहले तो हम क्या किए, ओवुलेशन करा दिए। ओवुलेशन कराने के बाद हम स्पर्म के साथ मिक्स करा दिए। जायगोट बनने के बाद क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे स्पर्म लिखा है, लेकिन हम जायगोट को क्या करेंगे, जायगोट को डेवलप्ड होने देंगे लैब में। लैब में जायगोट को डेवलप होने के बाद जब वो 8 सेल स्टेज पार कर जाएगा, आफ्टर 8 सेल स्टेज क्या करेंगे, उसको लेकर हम यहाँ पे यूट्रस में डाल देंगे, जहाँ पे यूट्रस में वो इम्प्लांट हो जाएगा और ये तुम्हारा दे देगा, हमारा बेबी दे देगा। ओके, पहले जिप्ट में क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे डाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम यूट्रस में डाल रहे हैं। ओके, तो एम्ब्रियो ट्रांसफर रिफर टू द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन इन व्हिच द एम्ब्रियोज आर प्लेस्ड इनटू द यूट्रस। यूट्रस में डालेंगे, ना कि हम कहाँ पे, वहाँ पे डाल रहे थे फैलोपियन ट्यूब में, यहाँ पे डालेंगे यूट्रस में, ऑफ ए फीमेल विद द इंटेंट एस्टेब्लिश टू ए प्रेगनेंसी। ओके, प्रेगनेंसी के लिए हम यूट्रस में डालेंगे। और इम्पोर्टेंट बात ये है, आफ्टर 8 सेल स्टेज। ओके, नाउ कम टू द AI। AI क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब जब एक ह्यूमन बीइंग इंसेमिनेशन, जो मेल होता है, जो मेल है, मेल पार्टनर इंसेमिनेट कर नहीं पाता, स्पर्म को पेनिट्रेट नहीं कर पाता है वजाना के अंदर, या तुम्हारा फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता है ओवम के साथ, तो क्या करते हैं इसमें, देखो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज द डेलिबरेट इंट्रैक्शन टू स्पर्म इनटू ए फीमेल सर्विक्स और यूट्राइन कैविटी फॉर द पर्पज ऑफ अचीविंग प्रेगनेंसी थ्रू द इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो मतलब ये बॉडी के अंदर होगा बच्चों, बाय मीन्स ऑफ अदर देन सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर पाता है और इसको हम क्या करते हैं, ह्यूमन का जो मेल है, मेल का स्पर्म निकालते हैं और फीमेल के वेजाइना में ऐड करा देते हैं। ये कब किया जाता है, इंपॉर्टेंट बात है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कब किया जाता है, जब स्पर्म काउंट कम होता है। स्पर्म अगर कम प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको क्या करेंगे, डायरेक्ट हमारा ओवम के पास भेज देते हैं। अगर ओवम के पास नहीं भेजेंगे, इधर से अगर इंसेमिनेट करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो वेजाइना होता है यहाँ पे मार देता है स्पर्म को, इसलिए हम डायरेक्टली क्या करेंगे, ओवम के पास ही भेज देंगे। और कब कर सकते हैं, जब इरेक्शन नहीं होगा, पेनिस का इरेक्शन जब नहीं होता है तो वो प्रॉपरली क्या कर, इजैकुलेट नहीं कर पाता है स्पर्म एंड वेजाइना के साथ फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो यू कैन सी हियर, हमने क्या किया, एक सिरिंज लिया है, सिरिंज लेकर डायरेक्टली यूट्रस में डाल दिए हैं हम स्पर्म को, जिसकी वजह से ये स्पर्म जा रहा है, देखो, और स्पर्म जाकर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करा दिया है। ओके, ये है हमारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ओके, नाउ कम टू द ICSI। ओके, कुछ ऐसे भी होते हैं, देखो, जो कि हमको इम्पोर्टेंट है ये बात। ओके, व्हेन लो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, स्पर्म क्या होता है, फर्टिलाइज करने का कैपेसिटी उसके पास नहीं होता है। तो क्या होता है, इसका मतलब देखो, स्पर्म तो प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन क्या होगा उसका, जब एज ज़्यादा हो जाता है, ओल्डर एज में, ओल्डर मैन में,
तो उस टाइम में क्या होता है, जो स्पर्म का कैपेसिटी होता है फर्टिलाइजेशन करने का मतलब जो ओवम के अंदर पेनिट्रेट करके जाने का जो कैपेसिटी है, जो जोना पेडोसिटा के थ्रू से जो कोरोना रेडिएटर को तोड़ के जाता है, उतना कैपेसिटी नहीं रहता है, तो उसको क्या बोलेंगे, लो फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी। उसी टाइम में हम क्या करते हैं, एक नीडल के थ्रू से स्पर्म को डायरेक्टली एग के साइटोप्लाज्म में डाल देते हैं, जिसके वजह से स्पर्म का न्यूक्लियस एंड एग का न्यूक्लियस दोनों फर्टिलाइज करके हमको एक जाइगोट दे देते हैं। तो ये क्या हुआ, साइटोप्लाज्म के जो हमारा एग का साइटोप्लाज्म के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ICSI, दैट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ओके, now come to the IUI क्या है, that is इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। ओके, मतलब यूट्रस के अंदर ही इंसेमिनेशन किया जाएगा। एक सिरिंज लेंगे, इस सिरिंज को लेकर हम डायरेक्ट यूट्रस में डाल देंगे। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है हमारा स्पर्म का, इसी टाइम में सिर्फ हमको क्या करना है, यूट्रस के अंदर स्पर्म को निकालकर सिरिंज के थ्रू से हम यहाँ पे डाल देना है, तो ये जाएगा और तुम्हारा ओवरी के साथ फर्टिलाइजेशन कर लेगा, ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन कर लेगा। ओके, नाउ अनदर एन इम्पोर्टेंट वन, दैट इज गिफ्ट। ओके, GIFT, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो गैमेट को ट्रांसफर करना है फैलोपियन के अंदर, इसको बोलेंगे गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ये कौन से केस में होता है, ये एक ऐसा केस से में होता है, देखो एक पेरेंट है, एक मदर है, जिसके पास यूट्रस तो है बट ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, ओवम नॉट प्रोड्यूसिंग यूट्रस। यहाँ पे जो मैंने दिखाया है ये ओवम नॉट प्रोड्यूसिंग यूट्रस है, और एक फीमेल के पास जो यूट्रस है दैट कैन प्रोड्यूस ओवम। तो दो फीमेल है यहाँ पे, एक फीमेल जो कि ओवम प्रोड्यूस कर सकता है और जो है प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। तो क्या करता है, जो प्रोड्यूस नहीं कर पाता है क्या करता है, ये तुम्हारा जो फीमेल जो ओवम प्रोड्यूस कर पाता है उससे धार मांगता है। ओके, उधार मांगता है कि मुझे तेरा ओवम चाहिए। ओके, देन जो ओवम प्रोड्यूसिंग यूट्रस से हम क्या करते हैं, ओवम को आइसोलेट करते हैं, उसी आइसोलेटेड ओवम को हम क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं। ओके, फैलोपियन ट्यूब में हम क्या कर देते हैं बच्चों, यहाँ पे यू कैन सी हियर, यहाँ पे हम फैलोपियन ट्यूब के अंदर हम ओवम को ट्रांसफर कर देते हैं। तब क्या करेगा, जब ये फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो ये यहाँ से स्पर्म एंट्री होगा, स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और नया बेबी प्रोडक्शन हो जाएगा। सो दीज आर द मेथड व्हिच आर यूज्ड फॉर द यूज इन द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, दैट इज ART। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज, हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।